नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 11 बजे 11 खबर, साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत बड़ी और अहम खबरों के साथ कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बताया जा, कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने निर्देश दिए हैं, युवाओं तक पहुंच बढ़ाएगी केंद्र सरकार। पीएम मोदी के सभी मंत्रियों को ये नसीहत है, वन डे वन यूनिवर्सिटी में बिताएं। पीएम मोदी ने कहा है, जेनजी को बताएं सरकार की यूथ पॉलिसी क्या है। तो ये खबर आप तक साझा कर रहे हैं। लगातार युवाओं के मुद्दों को समझने की नसीहत अब केंद्रीय मंत्रियों को दे दी गई है। वन डे वन यूनिवर्सिटी में बिताएं मंत्री, ये कहा गया है। तो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त निर्देश दिए हैं जेनजीज को लेकर, खास तौर पर यंग पॉपुलेशन को लेकर, चूंकि भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेटेड कंट्री है। ऐसे में यहाँ पर युवाओं की आवाज़ को दबाना ये सरकार के लिए काफ़ी नुकसानदायक होगा। ये समझते हुए या फिर उनकी मांगों को या जेनजीज के भावनाओं को दरकिनार करना या उन्हें नज़रअंदाज करना ये सरकार के लिए या किसी भी सत्ता पक्ष के लिए भी काफ़ी नुकसानदायक होगा। तो आज से दरअसल ये जो निर्देश है वो जारी किए गए हैं, वन डे एट वन यूनिवर्सिटी में बिताएं, जेनजीज को बताएं सरकार की यूथ पॉलिसी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल निर्देश दिए हैं। सरकार की यूथ पॉलिसी के बारे में बताएं कि सरकार युवाओं के लिए क्या क्या कर रही है, कौन कौन सी योजनाएं, कौन कौन सी परियोजनाएं, कौन कौन से फैसले लिए जा रहे हैं सरकार की ओर से। तो ये जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। देखिए, इससे युवाओं के बीच में सरकार के प्रति एक विश्वास बढ़ाने का काम किया जाएगा। पंकज का रुख कर लेते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हुए। पंकज, यूथ पॉपुलेशन को समझना, उनकी भावनाओं के अनुसार अपनी पॉलिसीज़ को बदलना या अपने फैसलों को बदलना, अब ये सरकार समझ चुकी है कि अगर आपको जेनजीज के बीच में जाना है तो आपको उनके बीच में रहना भी होगा, आपको उनकी बातों को समझना भी होगा, उनकी मांगों पर ध्यान केंद्रित करना भी होगा। और यही वजह है कि जेनजीज को उनकी पॉलिसी के बारे में अब सरकार बताने वाली है। ये पीएम की ओर से निर्देश दिए गए हैं। देखिए, कल जिस तरह से कैबिनेट की बैठक हुई है और बैठक में इन तमाम मसलों को लेकर चर्चा हुआ कि जिस तरह से लगातार पिछले 2-3 महीने पर जो ट्रेंड आया है, लगातार जेनजी सड़कों पर आ रहे हैं, नाराजगी है, जंतर मंतर बड़ा आंदोलन हुआ, उसके बाद झारखंड तमाम ऐसी जगहों पर लगातार जेनजी अपनी आवाज उठा रही है। तो क्या जो समावेश है जेनजी और सरकार के बीच में जो बातचीत करने का जरिया है वो क्या समाप्त हो चुका है, इसको लेकर चर्चा हुई और उसके बाद माना गया कि तमाम जो केंद्रीय मंत्री है उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी कि तमाम विश्वविद्यालयों में और विद्यालयों में जेनजी और अल्फा जेनजी दोनों से मुलाकात करें, बातचीत करें, उनकी समस्याओं को समझें और उनसे एक बैरियर जो टूटा हुआ है उसको बनाने की कोशिश की जाए। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें है कि 2 बड़े मंत्रियों को ये जवाबदारी दी गई है कि वो ये तय करे कि कौन किन किन यूनिवर्सिटी जाएगा और किस तरह से तमाम नेताओं से मुलाकात करेगा। अगर आप देखेंगे तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जब साउथ के दौरे पर गए थे तो उन्होंने भी तमाम विद्यालयों में जाके तमाम जेनजीओ, तो माफी चाहूंगा, जेनजीओ के साथ मुलाकात की, उनके साथ सेल्फी खिंचाई, उनसे बातचीत की, संवाद बनाया। इसी तरह से अब केंद्रीय मंत्री जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र माफी चाहूंगा प्रहलाद जोशी और साथ ही साथ जो खेल एंड युवा मंत्री हैं मनसुख भाई मंडावी, ये दोनों को जवाबदेही दी गई कि वो तमाम मंत्रियों की सुनिश्चित करे कि वो तमाम जेनजीओ से मुलाकात करे, तमाम विश्वविद्यालय में जाए। करीबन 1300 विश्वविद्यालय हैं और अलग अलग कॉलेजेस है, वहां पर जाए और वहां उन तमाम जेनजीओ से बातचीत करें और उनसे एक संबंध स्थापित करने की कोशिश करें। तो इसके तहत कल इस कैबिनेट में डिस्कशन हुआ है और इसको लेकर अब इम्प्लीमेंटेशन की प्रोसेस जो है वो अब तैयार किया जा रहा है।
बिल्कुल पंकज, लेकिन वन डे वन यूनिवर्सिटी, क्या ये केंद्रीय मंत्रियों को सख्त तौर पर निर्देश दिए गए हैं? क्या ये तय हो चुका है कौन सा मंत्री, कौन सा केंद्रीय मंत्री कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएगा, कब जाएगा, इसको लेकर? लेकिन क्या पब्लिक अवेयरनेस भी है इसको लेकर? क्या यंग पॉपुलेशन जिसको साधने का प्रयास सरकार कर रही है, क्योंकि यही लोग, इनमें से बहुत सारे लोग जो फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे लोकसभा चुनाव में 2029 में, और आगे चलकर यही विकसित भारत का एक रोड मैप तैयार करने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। तो क्या ये पूरा प्लान अब बनकर तैयार हो चुका है, वन डे वन यूनिवर्सिटी प्लान? देखिए, कल इसको लेकर मनीषा चर्चा हुई है कैबिनेट में। अब इसको तैयार करने का जो खाका है, तैयार करने का काम जो है दो वरिष्ठ मंत्रियों को दिया गया है। खेल एवं युवा मामले के जो मंत्री हैं मनसुख भाई मंडावी, उनको दिया गया। इसके अलावा दूसरे जो शिक्षा मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उनको ये काम दिया गया। अब ये तमाम कमेटी, तमाम टीम बनाएंगे और ये तमाम जो केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटी लगाएंगे। उसके बाद ये तमाम लोग अलग अलग विश्वविद्यालय जाएंगे और वहां पर तमाम जो गैप है एक तरह से कहा जाए। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार की जो योजनाएं हैं जो जिनके बारे में जनजीव को पता नहीं है और उनको अवगत कराएंगे और एक समायक बनाने की कोशिश की जाएगी। तो ये अभी चर्चा चल रही है और इसको लेकर अभी बहुत जल्द इसका ऐलान भी हो सकता है जब तमाम टीमें बन जाए और उसके बाद जो दौरा वो पूरा किया जाएगा। और इससे जो दौरे होंगे उसको लेकर पूरी रिपोर्ट भी जो तमाम केंद्रीय मंत्री है वो जो है शिक्षा मंत्री और खेल एवं युवा मामले के जो मंत्री है मनसुख भाई, उनको देते नजर आएंगे। बिल्कुल पंकज, और निश्चित तौर पर इस फैसले के बाद या इस कदम के बाद सरकार और जेनजीज के बीच में जो एक बैरियर गैप है वो भी खत्म होगा और एक पारदर्शिता भी आएगी। सरकार अपने प्रति विश्वास भी जेनजीज के बीच में बना पाएगी। ठीक है, अपनी नज़र आप बनाकर रखिएगा। शुक्रिया पंकज इस जानकारी के लिए। और आगे बढ़ लेते हैं। अब आपको बताएं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी का मेगा प्लान बनकर तैयार है। 17 सितंबर से देश भर में सेवा सप्ताह मनाया जाएगा। 7 अक्टूबर को पीएम मोदी के 25 साल की जन सेवा पूरी होने वाली है। 25 साल की जन सेवा पर सेवा संकल्प महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। सेवा संकल्प महोत्सव के तहत 25 दिन कार्यक्रम किए जाएंगे। जिला, मंडल और बूथ स्तर तक विशेष अभियान चलेगा। बीजेपी एनडीए देश भर में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाएगा। 17 सितंबर से देश भर में चलेगा सेवा सप्ताह। 25 साल की जन सेवा पर सेवा संकल्प महोत्सव चलने वाला है। पंकज का रुख कर लेते एक बार फिर से। पंकज मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। पंकज, 17 सितंबर से देश भर में ये जो जन सेवा कार्यक्रम है वो आयोजित होने वाला है। क्या उद्देश्य है सरकार का इसके प्रति? देखिए, आगामी 2 महीने बड़े महत्वपूर्ण है मोदी सरकार के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए। इससे महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और ये 76वां जन्मदिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। उसके अलावा 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 साल पूरे हो जाएंगे। 2001 में 7 अक्टूबर को ही गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे और ऐसे में संवैधानिक पद के तौर पर चाहे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर 25 साल जो है पूरा सिल्वर जुबली हो जाएगा। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग है और ये तमाम देश में अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप हो, एक के नाम हो, युवा रन हो, या ऐसे तमाम जो कार्यक्रम है वो जो है पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पे किए जाएंगे। इसको लेकर जो सूत्र बता रहे हैं मनीषा की, हो सकता है कि इस कमिंग वीक मतलब आने वाले हफ्ते में एक महत्वपूर्ण बैठक भी दिल्ली में हो सकती है। इस बैठक में तमाम प्रदेश के अध्यक्ष, जिसकी अध्यक्षता खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे और इसके अलावा महामंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और सभी राज्यों जो बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री है वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और बैठक का साफ तौर पर यह है कि किस तरह से जो 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम है अपकमिंग जो आने वाले हैं सितंबर में 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन और 7 अक्टूबर को सिल्वर जुबली जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो 25 साल पूरे होंगे एज मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर, उसको किस तरह से भव्यता से मनाया जाएगा और किस तरह लोगों तक ये बात और पीएम की ओर से या पीएम के कार्यकाल में, चाहे गुजरात के जब वो सीएम रहे हो तब और या फिर देश के प्रधानमंत्री 2014 के बाद से बने हो तब, यानी राज्य में, गुजरात में और देश में कौन से बड़े फैसले लिए गए, कौन सी बड़ी उपलब्धियां प्रधानमंत्री के नाम है या नरेंद्र मोदी के नाम है, उनका भी उल्लेख किया जाएगा।
बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल मनीषा, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 25 सालों में और खास तौर पर पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री बनने के बाद से जो बड़े-बड़े फैसले लिए गए हैं, बड़े रिफॉर्म, चाहे जीएसटी के रिफॉर्म हो, नोटबंदी के हो, हम्म। जिससे एक बदलाव हुआ हो, या इसके अलावा महिला आरक्षण बिल हो, मुस्लिमों को 3 तलाक से आजादी हो, तमाम ऐसे जो योजनाएं हैं, चाहे युवाओं को विकसित भारत से जोड़ना हो, या तमाम यंग लीडर डायलॉग्स हो, या तमाम ऐसी योजनाएं और ऐसे कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए हैं, और लगातार बड़े बड़े जो विश्व स्तर पे भारत का नाम रोशन हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, इन तमाम चीजों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी और उसको लेकर चर्चा की जाएगी। तो ये एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है अपकमिंग वीक से स्टार्ट हो सकता है। इसको लेकर सबसे पहले बैठक होगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इसकी बैठक लेंगे और तमाम महामंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बिल्कुल पंकज, निश्चित तौर पर हालांकि इस कार्यक्रम के जरिए यहाँ पर जन जागरूकता अभियान के जरिए या पीएम के कौन कौन से बड़े कामों का उल्लेख यहाँ पर एनडीए और बीजेपी मिलकर कर पाते हैं, ये निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी। शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए, अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा। इधर झारखंड से खबर है, झारखंड में भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग अब तेज हो गई है। बाबूलाल मरांडी ने सरकार को बाकायदा एक पत्र लिखा है। जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल समेत तमाम परीक्षाओं की जांच की मांग की गई है। कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग हो रही है। सीआईडी जांच पर बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाए हैं। रद्द और संदेह के घेरे वाली परीक्षाओं की भी जांच की मांग बाबूलाल मरांडी की ओर से की गई है। तो झारखंड में भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग अब तेज हो गई है। बाबूलाल मरांडी ने सरकार को पत्र लिखा है, खत लिखा है और इसमें फिर से सीबीआई जांच की मांग परीक्षाओं पर की गई है। भर्ती परीक्षाओं पर ये मांग की गई है। बाबूलाल मरांडी की ओर से ये देखिए पत्र भी लिखा गया है और झारखंड भर्ती परीक्षाओं पर सीबीआई जांच की मांग उठाई गई है। जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल समेत तमाम जो भर्ती परीक्षाएं थी जिन्हें रद्द किया गया है, उन पर सीबीआई जांच की मांग बाबूलाल मरांडी ने सरकार को पत्र लिखकर की है। तो ये खबर आप तक साझा कर रहे हैं। ये पत्र जो बाबूलाल मरांडी की ओर से लिखा गया है वो भी आपको दिखा रहे हैं। तो ये सरकार से मांग की गई है। बाबूलाल मरांडी ने सीबीआई जांच की मांग इस पत्र के जरिए की है। तो वही राजस्थान विधानसभा में आज से मानसून सत्र का आगाज होने जा रहा है। सत्र से पहले सीएम भजनलाल शर्मा की कैबिनेट बैठक भी होगी और यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल पेश करने की तैयारी कर रही है सरकार। इसी सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो पेश किया जाएगा। कमर्शियल टैक्सेशन से जुड़ा विधेयक भी पेश किया जाएगा और इससे पहले बाकायदा कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया। सड़कों पर उतरकर कमर्शियल टैक्सेशन से जुड़ा विधेयक भी आज इस मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। राजस्थान में आज से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है राजस्थान विधानसभा में और इस विधानसभा में सत्र में निश्चित तौर पर ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि सरकार कौन कौन से विधेयक लेकर आती है, कितने विधेयकों पर असल में चर्चा हो पाती है या विपक्ष किन किन मुद्दों की तैयारी के साथ विधानसभा में पहुंचता है, किन किन मुद्दों को लेकर सरकार से सवाल पूछता है, या फिर सिर्फ इस बार का सत्र हंगामे की भेंट चढ़ेगा जैसे दिल्ली में देखा गया लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान। तो ये अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। आज से राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। पहले ही दिन हंगामे के आसार भी नजर आ रहे हैं। तो हंगामे के आसार इसीलिए है क्योंकि सत्र की शुरुआत होने से पहले ही राजस्थान सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन कर दिया। सड़कों पर उतर गई कांग्रेस और कांग्रेस नेताओं ने मार्च भी निकाला। जयपुर में ये मार्च निकाला गया है। स्कूलों की फोटो वीडियो बनाने के आदेश का विरोध विपक्ष की ओर से किया जा रहा है, कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। तो जयपुर में कांग्रेस के नेताओं ने बाकायदा सरकार के खिलाफ मार्च भी किया है। तो ये जानकारी, हालांकि विधानसभा सत्र का आज से आगाज होगा, लेकिन सरकार अपनी उपलब्धियां एक तरफ रखेगी, दूसरी तरफ
विपक्ष भी पूरी तरीके से तैयारी कर कर आया है कि वो किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगा। काले कानूनों को लेकर विपक्ष का यह आरोप है कि काले कानून जिन्हें वापस सरकार को लेना होगा, इस मांग के साथ वो इस सत्र में पहुंचेंगे। तो राजस्थान विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से है। उपलब्धियां अपनी सरकार गिनवाएगी। विपक्ष ने घेरने की तैयारी भी कर ली है। हालांकि 11 बजे से ये सत्र शुरू है और सत्र के पहले दिन राज्यपाल की ओर से स्वीकृत विधेयकों का विवरण किया जाएगा। महत्वपूर्ण दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाएंगे और इसके बाद पूर्व राज्यपालों, पूर्व मुख्यमंत्रियों और दिवंगत पूर्व सदस्यों को शोकाभिव्यक्ति के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। एक पूरा प्रोसेस है जो पहले दिन किया जाता है किसी भी लोकसभा, राज्यसभा या किसी भी विधानसभा की शुरुआत से पहले। कार्यवाही स्थगित होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में कार्य सलाहकार समिति यानी बीएसी की बैठक होगी, जिसमें आगामी दिनों के विधायी कार्यों और सत्र की अवधि पर निर्णय लिया जाएगा। यानी निश्चित तौर पर ये पहला दिन, लेकिन पहले दिन ही देखिए सरकार को घेरने की किस तरीके से कवायद करता हुआ विपक्ष, और खासतौर पर अगर हम मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की बात करें तो बाकायदा पौधार स्कूल के बाहर धरने पर कांग्रेसी विधायक भी बैठे थे। सरकारी स्कूलों में वीडियोग्राफी को लेकर उस पर आपत्ति जताते हुए विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने का एक मुद्दा बनाए हुए है। सरकारी स्कूलों में वीडियोग्राफी, फोटोज़ और वीडियोज़ लेने पर रोक लगाने वाले शिक्षा विभाग के आदेश के विरोध में कांग्रेस विधायकों ने आक्रामक रुख अपना लिया है और यही आक्रामकता अब सड़कों पर नजर आ रही है। जयपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जयपुर में कांग्रेस विधायक जो हैं वो लगातार सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। हाथों में पोस्टर, बैनर, तख्तियां लिए आगे मार्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं और सरकार से मांग की जा रही है कि इस फैसले को वापस लिया जाए। सरकारी स्कूलों में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी पर रोक लगाने वाले शिक्षा विभाग के आदेश को वापस लिया जाए, जिसके खिलाफ कांग्रेस विधायकों ने आक्रामक रुख अपनाया हुआ है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में विधानसभा से पोदार स्कूल पहुंचे कांग्रेस विधायकों को स्कूल पुलिस ने मुख्य गेट पर ही रोक दिया और इसके विरोध में सभी विधायक पोदार स्कूल के बाहर ही धरने पर बैठे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। तो फिलहाल ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये तस्वीरों के जरिए आप देख पाएंगे एक तरफ विधानसभा का मॉनसून सत्र, जिससे यहाँ की जनता को काफ़ी उम्मीदें हैं कि कुछ ऐसे फैसले, कुछ ऐसे विधेयक, कुछ ऐसे बिल पेश किए जाएं, उन पर चर्चा हो जो यहाँ के लोगों को फ़ायदा दें, राजस्थान के लोगों को लाभ दें आने वाले समय में। लेकिन विपक्ष की भूमिका इसमें काफ़ी अहम हो जाती है कि विपक्ष उन विधेयकों पर चर्चा करने के लिए राजी हो पाता है या नहीं हो पाता है, क्योंकि आसार तो नहीं लग रहे हैं। आसार बिल्कुल नहीं लग रहे हैं क्योंकि तमाम चीज़ों को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर सड़कों पर कांग्रेस के जो विधायक हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, वो नज़र आ रहे हैं। जयपुर में ये मार्च निकाला गया। स्कूल में, सरकारी स्कूलों में वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी के आदेश को जो पालन करने की बात सरकार की ओर से कही गई थी, हालांकि उस आदेश के विरोध में कांग्रेस विधायकों ने आक्रामक रुख अपनाया हुआ है। इधर बीसीआई चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के खिलाफ भी प्रदर्शन का ऐलान हो चुका है। दरअसल मनन कुमार मिश्रा के इस्तीफे की मांग बढ़ गई है। बॉम्बे बार एसोसिएशन यानी बीबीए ने भी इस्तीफा मांगा है। प्रदर्शन को सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता और रिप्रेजेंटेटिव सौरभ दास ने भी समर्थन दिया है। देश के सबसे प्रतिष्ठित वकील संगठनों में शामिल बॉम्बे बार एसोसिएशन यानी बीबीए ने नालसार यूनिवर्सिटी के छात्रों के मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई के चेयरमैन मनन मिश्रा के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। बार एसोसिएशन ने कहा है कि नालसार यूनिवर्सिटी के छात्रों के खिलाफ की गई कार्रवाई गलत थी और बाद में मांगी गई माफ़ी भी बहुत देर से आई।
तथा सिर्फ हालात संभालने की कोशिश की गई थी, यानी बैलेंस करने की कोशिश की गई थी। बॉम्बे बार एसोसिएशन की इस मांग के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने भी अपनी पुरानी मांग को नए सिरे से उठाया और इसे नैतिकता से जोड़ दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और रिप्रेजेंटेटिव सौरभ दास ने भी ये कहा है कि मनन मिश्रा को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मनन कुमार मिश्रा के इस्तीफे की मांग अब तेज हो गई है। बीसीआई चेयरमैन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। अब मनन कुमार मिश्रा के ऊपर इस्तीफे का जो दबाव है वो भी ज्यादा बढ़ गया है। इधर नालसार विवाद पर बीसीआई चेयरमैन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। AIYAA के विरोध प्रदर्शन को लेकर पुलिस बल तैनात है। बीसीआई दफ्तर के बाहर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। प्रदर्शन के मद्देनजर बीसीआई ऑफिस के पास पुलिस का पहरा दिखाई दे रहा है। बीसीआई चेयरमैन के खिलाफ विरोध हो रहा है, पुलिस भी अलर्ट है। नालसार विवाद को लेकर आज प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, बार एसोसिएशन जो है वो लगातार मनन मिश्रा के इस्तीफे की मांग कर रहा है। बाकायदा नालसार विवाद को लेकर आज प्रदर्शन किया जा रहा है। बीसीआई चेयरमैन मनन मिश्रा के इस्तीफे की मांग अब लगातार तेज होती दिखाई दे रही है। आईएमडी ने बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से ये अलर्ट जारी किया गया है। यूपी, बिहार समेत कुल देश के 21 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। 70 से 75 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। प्रशासन ने लोगों से घरों में ही रहने की अपील भी की है। 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। आंधी को लेकर, तेज हवा को लेकर और बारिश को लेकर आईएमडी की ओर से ये चेतावनी जारी की गई है। तो ये जो जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, महत्वपूर्ण खबर है और निश्चित तौर पर मौसम विज्ञान केंद्र या मौसम विभाग जो है वो समय समय पर इस तरह से अलर्ट जारी कर रहा है ताकि लोगों को अलर्ट किया जा सके, लोगों को सचेत किया जा सके मौसम को लेकर। तो आईएमडी ने बारिश का और आंधी को लेकर अलर्ट जारी किया है। ये जानकारी हालांकि कई राज्य ऐसे हैं, कई शहर ऐसे हैं, कई ज़िले ऐसे हैं देश में जहां पर नदी नालों का जो जल स्तर है वो बढ़ गया है, जिस कारण बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है और उन शहरों में भी मौसम विभाग की ओर से बाढ़ को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। बहरहाल खबरों में आगे रुक कर लेते हैं। आपको बताएं, जहां धर्म नगरी वाराणसी में भी गंगा का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। लगातार बढ़ते जल स्तर के बीच काशी के प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट के मुख्य शवदाह स्थल पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। हालात ये हो चले हैं, आलम ये हो चले हैं कि जहां पहले घाट के नीचे अंतिम संस्कार हुआ करता था, वहां अब गंगा का पानी लहराने लगा है और मजबूरी में ऊपरी सीढ़ियों और छतों पर ही अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। मोक्ष की आस में दूर दराज से काशी पहुंचने वाले लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीमित जगह, तेज धूप और गर्मी और आग की लपटों के बीच परिजन अपने अपने प्रियजनों को अंतिम विदाई देने के लिए मजबूर हैं। प्रशासन भी लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए है ताकि घाटों पर सुरक्षा और व्यवस्था दोनों कायम रखे जा सकें। जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से जो सौदा का स्थल है वो देखिए बदल गया है और गंगा का जलस्तर देखिए वो अब ऊपर सीढ़ियों तक आ गया है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग हैं वो देखिए यहाँ से पानी में उतर कर सौदा स्थल पे जा रहे हैं, क्योंकि जो सौदा है वो पहले देखिए नीचे हुआ करता था और एक बार में कम से कम 50 से 60 डेड बॉडियां जलाई जाती थी, लेकिन इस समय गंगा अपने उफान पे है, जिसको लेकर जो जलस्तर है वो देखिए वाराणसी की सीढ़ियों पे आ चुका है। और तस्वीरों में मैं आपको दिखाता हूँ कि जो सौदा स्थल है
वो देखिए बदल गया है। और मैं अभी आपको ऊपर ले चलता हूँ, ऊपर दिखाता हूँ कि किस तरीके से जहाँ अभी नया जो स्थल है जहाँ सौदा किया जा रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये वो सीढ़ी है और जहाँ से लोग ऊपर जा रहे हैं डेड बॉडी को लेकर, चूंकि जगह जो है काफी सक्रिय है और जगह सक्रिय होने की वजह से थोड़ा सा समय लग रहा है लोगों को। और जो स्थल है सौदा स्थल है वो देखिए वो कहीं ना कहीं अब ऊपर चला गया है और नीचे की अपेक्षा, जहाँ की जैसा कि मैंने बताया कि पहले क्या है नीचे जो सौदा स्थल था वो काफी बड़ा था और 50 से 60 लगभग जो डेड बॉडी है वो जलाई जाती थी। अभी देखिए अभी जो सौदा स्थल है वो काफी छोटा है और यहाँ पे जो है सीमित जो शव है वो सौदा किए जा रहे हैं। और काफी संख्या में यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी काफी संख्या में डेड बॉडीज है, क्योंकि जगह छोटा है जिसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप देखिए ये जो आग की लपट है, ये आग की जो लपट है ये देखिए कहीं ना कहीं कितनी तेजी से लग रही है और यहाँ खड़ा हो पाना भी काफी मुश्किल है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जगह छोटा है जिसकी वजह से इस कम जगह पे सौदा किया जा रहा है और यहाँ खड़ा हो पाना भी काफी मुश्किल है, क्योंकि आग की जो लपटें है वो काफी तेज लग रही है। वाराणसी से न्यूज इंडिया के लिए विकास गौर। पहले आपको बताया जो राजस्थान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, विधानसभा के बाहर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। स्कूलों की फोटो वीडियो बनाने के आदेश का विरोध कांग्रेस की ओर से व्यक्त किया जा रहा है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा है स्कूलों की हालत बेहद खराब है। पायलट ने कहा है बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा है स्कूलों की हालत बेहद खराब है, बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। तो कांग्रेस अब विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रही है। मांग है सरकारी स्कूलों में वीडियोग्राफी पर रोक लगाने वाले शिक्षा विभाग के आदेश के विरोध में कांग्रेस विधायकों ने अब पूरी तरीके से अपना आक्रामक रवैया अपनाया हुआ है। राजस्थान सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। देना चाहिए ना, वो दिल्ली पुलिस किसके अधीन काम करती है, गृह मंत्री की जिम्मेदारी बनती है, तो वो तो सदन में बचते रहे। 20 दिन सदन के लिए डिमांड करते रहे, एक बार भी ना पीएम ने स्टेटमेंट दिया ना गृह मंत्री ने स्टेटमेंट दिया। तो हम जवाब तय करना चाहते हैं और नौजवानों के साथ जो नुकसान हो रहा है उसको भरने की सरकार की मंशा नहीं है, सिर्फ बहानेबाजी करते हैं और सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। हम लोग विपक्ष चाहते हैं सार्थक चर्चा हो, संवाद हो, लेकिन आप अड़ियल आपका रवैया है, आप संवाद करना नहीं चाहते, आप तानाशाही के तरीके से चलाना चाहते हो, तो सदन कैसे चल सकता है? इस सदन में जो सत्र है इसमें खेजड़ी से जुड़ा पेड़ों को बचाने का बिल जाएगा और यूसीसी भी लेकर आ रही है, किस तरह देखते हैं? अगर यूसीसी भाजपा लाना चाहती है तो पूरे देश में क्यों नहीं लाती है? वो इस देश की जो परंपराएं हैं, इतिहास है, वहाँ नाना प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग समाज के लोग रहते हैं। हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, उनके अलग परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं। राजस्थान में हमारे बहुत से आदिवासी भाई बहन हैं, वागड़ के हैं, उदयपुर संभाग में, उनके रीति रिवाज, उनके कस्टम्स अलग हैं। आप ये थोपना चाहते हो एक सोच, एक विचारधारा, एक शासन, एक शासक, ये जो सोच है इसी का ये पराया है कि उसी से लाना चाहते बार बार। इतने बड़े बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, स्कूलों की छत आप डलवा नहीं पा रहे हैं, ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ समाज और धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, इसलिए लेके आ रहे हैं बिलों को। तो विधानसभा के बाहर ये कांग्रेस का प्रदर्शन आप देख रहे हैं। सचिन पायलट ने कहा है कि बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, स्कूलों के हालात खराब हैं और वीडियोग्राफी जो है वो स्कूलों में जारी रहनी चाहिए। हालांकि सरकार में शिक्षा विभाग ने वीडियोग्राफी पर रोक लगाई थी, उसके खिलाफ अब कांग्रेस जो है वो यहाँ पर विरोध कर रही है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि वीडियोग्राफी पर जो रोक लगाई गई उस आदेश को सरकार को या शिक्षा विभाग को वापस लेना होगा और उसके बाद at a time where people should speak up, where there is absolute lack of basic amenities, facilities in school, infrastructure, teaching capacities are so limited. The High Court has actually lambasted the government to make sure that all schools are immediately put under repairs, and with the government of Rajasthan, instead of following the High Court's order, issuing funds to repair damaged buildings and save the life of our young ones, have issued an order
that nobody can enter the school premises without permission. They can't record, report, or ask for answers. तो ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बाकायदा विपक्ष जो है वो स्कूल के मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर चुका है। सरकारी स्कूलों में वीडियोग्राफी पर रोक लगाने के शिक्षा विभाग के आदेश के खिलाफ अब कांग्रेस विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है। सचिन पायलट की अगुवाई में कांग्रेस के विधायक जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इधर आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी जानकारी है, वो ये कि जैन अल्फा के प्रदर्शन पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। वो ये कि जैन अल्फा के प्रदर्शन पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी सख्त हैं। शिक्षण संस्थानों की अव्यवस्था पर उन्होंने नाराजगी जताई है। शिक्षकों की कमी पर सीएम योगी आदित्यनाथ का कड़ा रुख, अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए गए हैं। छात्रों की समस्याएं तुरंत उनका समाधान किया जाए, उनको सुना जाए, ये निर्देश दिए गए हैं। सीएमओ आदेश अधिकारियों को नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी दी जाए। शिक्षण संस्थानों की व्यवस्थाओं पर अब कड़ी निगरानी रखी जाएगी। जैन अल्फा जिस तरीके से अब लगातार स्कूली छात्र छात्राएं जो है वो सड़कों पर उतरकर अपनी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हैं, और हमीरपुर में भी हमने यही देखा कि जो स्कूल के बच्चे थे वो अपने आसपास के ग्रामीणों के साथ और अपने अपने अभिभावकों के साथ स्कूल के पास बनी कच्ची सड़क को पक्का किए जाने के विरोध में वो प्रदर्शन कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि हमारी ये मांग है कि ज़्यादा बारिश हो जाती है तो कीचड़ हो जाती है, और कीचड़ में फिसलन के कारण बड़े हादसे होते हैं और बच्चों को आवाजाही में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और सड़क तो मूलभूत अधिकार है नागरिकों का, और उसको लेकर अब जो जैन अल्फा है वो भी सड़कों पर नजर आ रहे हैं। लेकिन इसकी गंभीरता को भांपते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अधिकारियों की अब जवाबदेही तय की जाएगी। शिक्षण संस्थानों की व्यवस्थाओं को भी सुधारने का काम अब अधिकारियों को दिया जाए। जैन अल्फा के प्रदर्शन पर सूत्रों से बड़ी खबर है, जहां जैन अल्फा अपनी मांगों को लेकर बेबाक तरीके से सड़कों पर अपनी मांग कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर आ रहे हैं। इस बात की गंभीरता और इसकी संवेदनशीलता को समझते हुए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटर कर रहे हैं। शिक्षण संस्थानों की अव्यवस्थाओं और बदहाली को सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की बात कही गई है। छात्रों की समस्याओं का तुरंत समाधान का आदेश जो है वो मुख्यमंत्री की ओर से दे दिया गया है। सीएमओ अधिकारियों को नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। शिक्षण संस्थानों में व्यवस्थाओं पर अब निगरानी रखी जाएगी, कहाँ कैसी व्यवस्था है, और अगर कहीं पर भी कोई कोताही, हिला हवाली या फिर लापरवाही अधिकारियों की ओर से बरती गई तो फिर उनकी खैर नहीं। तो छात्रों के प्रदर्शन पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी सख्त हैं। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने के निर्देश दे दिए हैं कि अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। छात्रों की समस्याओं का तुरंत समाधान होना चाहिए। छात्र जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर बारिश के बीच भी सड़कों पर हैं। प्रशासन उनके सामने आ रहा है अब, और प्रशासन उन्हें आश्वासन दे रहा है कि आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा, आपकी मांगों पर संज्ञान लिया जाएगा। और ना केवल हमीरपुर बल्कि अलग अलग शहरों में भी प्रदर्शन जो है वो हो रहा है। तो इसकी गंभीरता को अब योगी आदित्यनाथ समझ रहे हैं, और जैन अल्फा में, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी है, ये देश का भविष्य है, प्रदेश का भविष्य है, और यही कहीं ना कहीं चुनावों में मतदान करेंगे, फर्स्ट टाइम वोटर्स बनेंगे, और इनको नाराज़ करना ये सरकार के लिए एक बड़े नुकसान की बात होगी। आगे बढ़ लेते हैं। अब आपको बताएं, जो जैन अल्फा पर को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, जैन जी के बाद अब जैन अल्फा पर सरकार का फोकस नजर आ रहा है। सरकारी स्कूलों में छात्रों से संवाद करेंगे मंत्री। स्कूलों में बच्चों से सीधे फीडबैक लेने की तैयारी है। शिक्षा, परीक्षा से लेकर पोषण तक, यानी जो उन्हें मिड डे मील मिलता है, खाने की व्यवस्था होती है, उसमें भी मंत्री जो है वो जानकारी लेंगे बच्चों से। जैन अल्फा से सीधे जुड़ने की सरकार की तैयारी नजर आ रही है। अगली पीढ़ी तक पहुंच बनाने की बड़ी पहल है।
जैसे कि हम बार बार जिक्र भी कर रहे हैं कि यही युवा जो है वो मतदान करेंगे। इनमें से कई वोटर्स फर्स्ट टाइम वोटर्स बनेंगे, कोई 2027 में मतदान करेगा, कोई 2029 में मतदान करेगा, और इनको नज़रअंदाज फिलहाल नहीं किया जा सकता है। ये सरकार को समझ में आ गया है कि जेन अल्फा की मांगों को सुनना उतना ही ज़रूरी है जितना कि बाकी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना है। अब जेन ज़ी के बाद जेन अल्फा से भी जुड़ने की तैयारी केंद्र सरकार कर रही है। सरकारी स्कूलों में भी अब मंत्रियों को भेजा जाएगा, उनसे 1-to-1 करने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, तमाम व्यवस्थाओं को परखने के लिए और उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए। शिक्षा, परीक्षा से लेकर पोषण तक पर छात्रों से चर्चा की जाएगी। इधर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है, वो ये कि वंदे मातरम के सिर्फ दो ही छंद गाएगी कांग्रेस। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा करें। 1937 के स्टैंड पर कांग्रेस फिलहाल कायम है। कांग्रेस पर बीजेपी ने भी तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नई मुस्लिम लीग है, संविधान को भी नहीं मानती है। तो ये जानकारी जो आप तक साझा करें, वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस और सत्ता पक्ष के बीच में एक बार फिर से विवाद दिखाई दे रहा है। इस मुद्दे को लेकर बुधवार को कांग्रेस कार्य समिति यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में चर्चा हुई। सूत्र ये बता रहे हैं कि बैठक में कई नेताओं ने 1937 के पार्टी के स्टैंड को दोहराया, उस पर अपनी सहमति व्यक्त की। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस 1937 के वर्जन यानी 2 पैरा यानी 2 छंद गाने के ऊपर अपने ही कार्यक्रमों में उनको गाएगी, यानी कि सिर्फ 2 पैराग्राफ गाए जाएंगे वंदे मातरम गीत के। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में 88 से ज़्यादा सदस्य मौजूद थे, जिनमें से मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कार्य समिति सदस्य भी शामिल थे। इस दौरान कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा कि वंदे मातरम और राष्ट्रगान हमारे लिए इमोशनल है, हमारे लिए भावुक है, लेकिन बीजेपी के लिए ये पॉलिटिकल है। बैठक के बाद हुए पत्रकार वार्ता में राज्यसभा सांसद और कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि वंदे मातरम पर एक प्रस्ताव पारित किया गया था। जब उस प्रस्ताव को पारित किया गया तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आज़ाद, गोविंद वल्लभ पंत, आचार्य नरेंद्र देव और अन्य नेता भी मौजूद थे। तो इस पर दिक्कत क्या है, इस पर आपत्ति क्या है? कांग्रेस अब अपने कार्यक्रमों में वंदे मातरम के जो पहले के 2 छंद हैं वही गाएगी। क्लैरिफाई कर दिया, बट अगेन टुडे कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी हम डिस्कस कर दिया। हमारा स्टैंड वेरी क्लियर है। 1937 का रेजोल्यूशन महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, दिस टाइप ऑफ सरदार पटेल जी, दिस टाइप ऑफ topmost leadership of that point of time decided that whatever the decision they took, we will obey that decisions. We are very, very clear on that, that our Congress party workers will do that only. This is our decision. First 2 stands completely. इधर दिल्ली में पाक हाई कमीशन के बाहर बैरिकेडिंग हटा दी गई है। हाई कमीशन के बाहर अतिरिक्त सुरक्षा घेरा खत्म करने का फैसला लिया गया है। दरअसल पाक हाई कमीशन यानी उच्चायोग के आसपास सामान्य मूवमेंट अब जारी रहेगा। आवाजाही देखने को मिलेगी। हाई कमीशन के बाहर अब सामान्य सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग से बैरिकेड्स हटाए गए थे, जिसके बाद अब दिल्ली में भी पाक दूतावास के बाहर से बैरिकेडिंग और सुरक्षा घेरा हटा दिया गया है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की है, जहां भारतीय अधिकारियों ने दिल्ली में मौजूद पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर लगे बाहरी सुरक्षा घेरे को हटा दिया है। डिप्लोमेटिक परिसर की सुरक्षा के लिए सड़क पर लगाए गए ट्रैफिक बैरिकेड्स और कंक्रीट के बोलार्ड्स को हटाकर रास्ते को खाली करवा दिया गया है। इधर नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर से सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि उच्चायोग के बाहर बाड़ी की तरह लगाया गया बाहरी सुरक्षा घेरा हटा दिया गया है और अधिकारियों ने ट्रैफिक बोलार्ड और बैरिकेड्स को भी हटा दिया है। पहले इस डिप्लोमेटिक परिसर की सुरक्षा के कारण यहां पर घेरा बनाकर रखा गया था, लेकिन अब उस घेरे को हटा दिया गया है, तोड़ दिया गया है। पाकिस्तान की कार्रवाई के बाद अब भारत ने भी जवाबी कार्रवाई कर दिया। जी हां, भारत में पाकिस्तान का जो उच्चायोग है इस पर लगे बैरिकेडिंग्स को जो कि सुरक्षा के लिहाज से लगाए गए थे, उनको दिल्ली पुलिस ने तोड़ दिया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए सामने ये विंडो थी और इसके बाहर देखिए पाकिस्तानी पासपोर्ट ओनली। यहाँ पर भी देखिए जो इसके बाहर जितनी भी जो सुरक्षा के लिहाज से चीज़ें लगाई गई थी, बैरिकेडिंग लगाए गए थे, बोलार्ड लगाए गए थे, उनको तोड़ दिया गया। देखिए कुछ हिस्सा यहाँ पर इस तरह का दीवार जैसा भी टूटा हुआ नज़र आ रहा है, जो कि सीमेंट और ईंटों से बना हुआ है। ये सब भी तोड़ दिया गया है और जिस तरह से
ये सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। इससे कहीं ना कहीं देखिए ट्रैफिक बोलार्ड और बैरिकेटिंग्स हटाना ये दर्शाता है कि अगर तुम ईंट का जवाब भारत पत्थर से देना जानता है, क्योंकि पिछले दिनों ये देखा गया था कि पाकिस्तान में, जो कि इस्लामाबाद में भारत का उच्चायोग था, वहाँ पर पाकिस्तान ने हाल ही में कार्रवाई की थी और जवाब के तौर पर यहाँ पर बैरिकेटिंग तोड़कर, और ये जो तोड़फोड़ आप देख रहे हैं ये जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से दी गई है। और इसके साथ ही देखिए भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव है वो लगातार बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि देखिए दोनों देश ये समय समय पर एक दूसरे के राजनयिक कर्मचारियों की संख्या घटाने, आवाजाही और बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने के लिए मिल रही हैं जिससे तनाव जो है पाकिस्तान और भारत के बीच में बना हुआ है। फिलहाल देखिए मलबा आप इस तरीके का देख सकते हैं, तोड़ फोड़ का ये पूरा मटेरियल और मलबा पड़ा हुआ है और इससे साफ तौर पर ये देखने के लिए मिल रहा है कि अगर पाकिस्तान भारत की किसी भी चीज़ को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा, भारत की तरफ आंख उठाने की कोशिश करेगा, तो उसका जवाब यानी कि ईंट का जवाब पत्थर से देना भारत जानता है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ में आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, पाकिस्तान हाई कमीशन, दिल्ली। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब आपको बताएं जहां गोंडा से खबर है, पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव के घर पर छापेमार कार्रवाई की गई है। विजिलेंस टीम ने 12 घंटे तक ये छापेमारी की है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई की है। लखनऊ गोंडा में 28 करोड़ की संपत्ति मिली। रेड के बाद 6 कमरे सील किए गए, नोटिस भी चस्पा किया गया है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये कार्रवाई की गई है। गोंडा के जानकी नगर स्थित NRHM घोटाले आरोप में जेल में बंद पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। तो लखनऊ गोंडा में दरअसल ये कार्रवाई की गई है। 28 करोड़ की संपत्ति का दावा है। ये कार्रवाई बहराइच, बलरामपुर और गोंडा में हुए NRHM घोटाले और क्लर्क भाई अजय श्रीवास्तव और मुकेश श्रीवास्तव के खिलाफ चल रही विजिलेंस जांच के सिलसिले में हुई है। टीम ने आवास से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त कर लिए हैं और 6 कमरों को सील भी कर दिया गया है। छापेमार कार्रवाई के दौरान पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव और भाई अजय श्रीवास्तव के 1 मंजिला और 2 मंजिला भवन में स्थित 6 कमरों की तलाशी भी ली गई। इसके बाद सभी कमरों को पूरी तरह सील कर पूरे मकान को भी सील कर दिया गया है और घर के जिस हिस्से में नौकर और जानवर रहते हैं उसे खुला छोड़ा गया है। यूपी के गाजियाबाद से खबर है, जहां पर बदमाशों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। चेकिंग के दौरान बदमाशों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में भी गोली लगी है। बदमाश शादाब घायल हुआ है। दूसरा आरोपी मौके से फरार होने में भी कामयाब रहा। गाजियाबाद पुलिस इन दिनों बदमाशों पर कहर बनकर टूट रही है। पिछले 2 दिनों में बदमाश और पुलिस के बीच कई मुठभेड़ देखने को मिली। ताज़ा मामला गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र का है, जहां पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 स्कूटी सवार युवकों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं रुके और भागने लगे। जब पुलिस ने उनका पीछा किया तो पुलिस पर फायर कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा के तौर पर बदमाशों पर फायर किया तो एक गोली बदमाश शादाब के पैर में जा लगी। तो वहीं दूसरा बदमाश समीर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस दोनों का आपराधिक इतिहास खंगालने की जांच कर रही है और उसी में जुटी हुई है। उच्च अधिकारियों के निर्देशन में थाना सिहानी गेट पर वाहन चेकिंग की जा रही थी। मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक सफ़ेद कलर की स्कूटी पर 2 लड़के निकले हैं और किसी घटना को अंजाम देने निकले हैं। उस सूचना पर तत्काल टीम द्वारा चेकिंग की गई तथा एक सफ़ेद कलर की स्कूटी पर सवार 2 लड़के आते हुए दिखाई दिए। उनको स्कूटी रोकने का इशारा दिया गया, परंतु वो स्कूटी ना रोक के वापस भागने लगे तथा भागते भागते पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है तथा एक अभियुक्त उसमें भाग गया। उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि इनके ऊपर पूर्व में भी मुकदमे पंजीकृत हैं। अभियुक्तों के पास से एक सफ़ेद कलर की स्कूटी तथा एक कारतूस जिंदा तथा तमंचा और खोखा कारतूस। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब आपको बताएं जहां यूपी के बिजनौर से खबर है। बिजनौर में आदमखोर गुलदार का आतंक दिखाई दे रहा है। गुलदार के हमले से 6 साल के मासूम की मौत की जानकारी है। नजीबाबाद में गुलदार
ने बच्चे को अपना शिकार बनाया है। भाई के साथ जा रहा था मासूम, पीछे से हमला कर दिया। 2 दिन पहले कुत्ते का भी शिकार कर चुका था गुलदार। मासूम की मौत के बाद से इलाके में दहशत और डर का माहौल बना हुआ है। ड्रोन से गुलदार की तलाश की जा रही है। इलाके में पिंजरा लगा दिया गया है। पुलिस प्रशासन की लोगों को घरों में रहने की अपील की जा रही है, नसीहत दी जा रही है। यहाँ पे एक 7 वर्षीय बच्चे के कथित तौर पे गुलदार द्वारा हमले किए जाने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है ताकि मामले के कारणों का पता चल सके। यहाँ पे पुलिस की, प्रशासन की और वन विभाग की टीमें लगी हुई हैं। ड्रोन कैमरे से और निगरानी की जा रही है ताकि गुलदार की स्थिति का पता चल सके। पिंजरे भी लगा दिए गए हैं ताकि उसको पकड़ा जा सके। गाँववासी और सारे लोग स्थिति सामान्य है और शांति। यूपी के झांसी से खबर है। झांसी में पुलिस और लुटेरों के बीच में मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर हुआ है जहां पर 60,000 की लूट के आरोपियों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। 2 बदमाशों के पैर में भी गोली लगी है जबकि 2 गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल हुए हैं। आरोपियों से 2 तमंचे, कारतूस और 11,000 कैश बरामद हुआ है। ये जानकारी अब तक साझा कर रहे हैं। हालांकि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल भी हुए हैं। जन सेवा केंद्र संचालक से 60,000 रुपए की लूट का आरोप है। घायल बदमाश अस्पताल में भर्ती है, पूछताछ की जा रही है। चलिए फिलहाल इन खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।